कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। अपनी प्रश्नावली ऊंचाई और दूरी से संबंधित चल रही थी, जो कि एक त्रिकोणमिति का ही भाग है, जिसके मैंने 4 क्वेश्चन करवा दिए थे। 5वां क्वेश्चन करने से पहले आज मैं फिर से ये उन्नयन और अवनमन के उदाहरण फिर से बता देता हूँ। और इसमें 2 ही कोण आपको याद करने हैं। नंबर 1 था उन्नयन कोण, जिसको 49 कोण कहते हैं। मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ये प्रेक्षक है यानी हम है, ये हमारी आंख है। जब हम बिल्कुल हमारी आंख को धरातल के समांतर देखते हैं, हमारी जो आंखें हैं वो धरातल के समांतर अगर देखती है, एक रेखा बनती है, काल्पनिक रेखा है जिसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। और मैंने लिखा था पिछले में, क्षैतिज रेखा धरातल के समांतर होती है। याद रखना ये बात, ये जो रेखा है जमीन के समांतर है, धरातल के समांतर होती है। उसके बाद हमारी ऊंचाई से ऊपर यदि कोई वस्तु है, मैंने यहाँ पंखा लिखा हुआ है, ये वस्तु है और ये ऑब्जेक्ट कहते हैं इसे। इस वस्तु को देखने के लिए प्रेक्षक, हम ऑब्जर्वर कहलाते हैं। प्रेक्षक अपनी आंख को ऊंचा उठाता है और ऊंचे उठाने को उन्नति या 49 या उन्नयन कहते हैं। और जो विचलन पैदा होता है क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो विचलन पैदा होता है, उस कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। उसके बाद अवनमन कोण, इसको डिप्रेशन एंगल भी कहते हैं। ये हमारी आंख है, हम ऑब्जर्वर हैं, प्रेक्षक हैं, और हम धरातल के समांतर देख रहे हैं। और धरातल के समांतर देखने वाली जो एक रेखा बनती है काल्पनिक, उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। इसके बाद यदि जमीन के ऊपर कोई वस्तु रखी हुई है जो हमारी ऊंचाई से नीचे है, हमारी ऊंचाई से उसकी ऊंचाई कम है, मैंने यहाँ कुर्सी का उदाहरण ले लिया, आप मक्खी भी कह सकते हो, या कोई और जमीन पर पड़ा हुआ पेन कॉपी कोई भी पड़ी हुई है, उसको यदि आप देखते हो, यदि मैं देखता हूं, तो हमारी नजरों को झुकाना पड़ेगा, और झुकाना या गिराना पड़ेगा, जिसको अवनमन कहते हैं। और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच, ये दृष्टि रेखा है भाई, दृष्टि रेखा के बीच जो विचलन पैदा होता है उसे अवनमन कोण या अवनति कोण कहते हैं। अवनति उन्नति का विलोम होता है, ये आप हिंदी में पढ़ चुके हो। तो उन्नयन और अवनमन कोण। उसके बाद ये सारणी में मैंने कहा आपको साइन की सारणी याद रखनी है। साइन 0 डिग्री और 90 डिग्री तक लिख दिया मैंने। 90 डिग्री भी काम में नहीं आएगा यहाँ, और 0 डिग्री भी आपके काम में नहीं आएगा इन सवालों में। आपके 30 से लेकर के और 60 डिग्री के एंगल काम में आएंगे। यदि और कोण दिए हुए होंगे तो उसका मान दिया होगा। जैसे एक सवाल है साइन 15 डिग्री का, 15 डिग्री का है तो 15 डिग्री का, tan 15 डिग्री का, या मान आपको पेपर में दिया हुआ होगा, संकेत दिया होगा। साइन का मान याद करते ही उसको उल्टा लिख देंगे। उल्टा लिखने का अर्थ है साइन कोस का पूर्व होता है, और 0 डिग्री का पूर्व 90 डिग्री होता है, 30 डिग्री का पूर्व 60 डिग्री होता है। 60 वाला मान यहाँ आ गया, बता चुका हूँ। tan का मान ज्ञात करेंगे, साइन बटे कोस होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा कर लेंगे, ये बटा ये कर लेंगे, इसका अंश और इसका अंश बटे में लिख देंगे, और ये tan का मान आपको प्राप्त हो जाता है। ये मैंने सारे लिख दिए हैं। तीनों त्रिकोणमितीय अनुपातों को भुजाओं के अनुपात में भी मैं लिख चुका हूँ। अब इसके बाद सवाल नंबर 5 पर आते हैं। मैंने 4 सवाल करवा दिए थे और 5वें सवाल पर पहुंचते हैं अपने भाई। और ये 5वां सवाल आपका मैं यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ, थोड़ा लिखने में समय खराब होता है, बाकी बहुत ही आसान और छोटे छोटे सवाल हैं। और सवाल नंबर 5 आपका ये है, नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ। 5वां सवाल, नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ है, नदी के तट के साथ, तट किनारा होता है, नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि पुल की लंबाई 150 मीटर हो तो, यदि पुल की लंबाई 150 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है, बहुत ही आसान है। यहाँ 2 बातें समझनी आवश्यक है आपको।
एक बात, नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। चौड़ाई हमेशा, नदी हो या कमरा हो, उसकी चौड़ाई हमेशा 90 डिग्री के कोण पे लेते हैं। अर्थात ये कमरा है या ये बोर्ड आपके सामने है, इसकी मैं यदि चौड़ाई और लंबाई ज्ञात करूं तो यहाँ एक बिंदु लगा देता हूं। मैंने यहाँ बिंदु लगा दिया। इस बिंदु पर मैं 90 डिग्री का कोण बनाऊंगा और आगे बढ़ूंगा, और यहाँ भी इस किनारे से ये 90 डिग्री के कोण पे टकराएगा, तो ये इसकी चौड़ाई होगी। ध्यान रखें भाई, चौड़ाई हमेशा 90 डिग्री पर मापते हैं। अब यदि मैं यूं कर दूं, ये चौड़ाई नहीं होगी, ये तिरछी लंबाई है या तिरछी चौड़ाई है, इसलिए याद रखें किनारों के साथ 90 डिग्री के कोण पर उसकी चौड़ाई होगी, पहली बात। अब आइए, मैं नदी बना रहा हूं, एक काल्पनिक सा चित्र बना रहा हूं, रेखा चित्र जिसको मैं कहूँगा वो बना रहा हूँ, और ये नदी बना दी मैंने। एक किनारा नदी का ये बनाया और दूसरा किनारा ये बना दिया, और नदी में पानी चल रहा है, चाहे किधर ही चले, कोई अपने को इससे सवाल से लेना देना नहीं है। ये मैंने पानी भर दिया नदी में और पानी चल रहा है। अब नदी के ऊपर एक पुल तिरछा बनाया हुआ है। अगर तिरछा नहीं बनाया हुआ होता तो पुल की लंबाई नदी की चौड़ाई के बराबर होती। याद रखिए, पुल यूँ नहीं बनाया हुआ 90 डिग्री पर, पुल ये तिरछा बनाया हुआ। आप कहीं भी बना सकते हो। पुल का नाम मैंने ए बी दे दिया, और ये पुल 150 मीटर लंबा है। पुल 150 मीटर लंबा है। पुल नदी के किनारों के साथ, ये किनारा है भाई नदी का, ये नदी का किनारा, और ये सामने वाला दूसरा किनारा, ये 45 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ यदि ये लेना चाहो तो ये भी 45 का होगा, ये 180 माइनस 45 होगा, इसका कोई जिक्र नहीं है। तो नदी की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। मैंने कहा था चौड़ाई हमेशा 90 डिग्री पे होती है। यहाँ बी बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बना देता हूँ, और आगे वाले तट पर भी 90 डिग्री पर टकरा जाता है ये, और सी बिंदु, ध्यान रखिए मैंने अभी बताया था ये 90 डिग्री पर होगी, ये चौड़ाई हमेशा 90 डिग्री के ऊपर होगी, तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया। हमें BC ज्ञात करनी है। BC ज्ञात करने के लिए अब नदी, पुल वगैरह सब छोड़ दीजिए, आप त्रिभुज ACB में समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है, और 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा ये भी कर्ण कहलाएगी। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। दिया गया कोण यहाँ ये 45 डिग्री है, दिए गए कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है, अर्थात BC लंब है। अर्थात इसमें दिया हुआ कर्ण है, ज्ञात लंब करना है। लंब और कर्ण किस में आते हैं? आपके सामने लिखा हुआ लंब और कर्ण साइन थीटा में आते हैं। साइन थीटा का उपयोग करके हम इससे इस नदी की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। इससे पहले मैं थोड़ी फॉर्मेलिटी बोल देता हूं। माना AB एक पुल है जो नदी के किनारे के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। B को C से मिलाया, BC नदी की चौड़ाई है। समकोण त्रिभुज ABC में अब आ जाइए, इसका हल कर लेते हैं। समकोण नहीं लिख रहा हूं, त्रिभुज ABC में लिख रहा हूं। समकोण लिखना चाहिए लेकिन नहीं लिख रहा हूं, मैं डैश लगा दिया। कोण दिया गया कोण थीटा कितना है? दिया गया कोण थीटा 45 डिग्री है। लंब कितना है? थीटा के सामने की भुजा यानी दिए गए कोण के सामने की भुजा लंब होती है, BC होती है, जो हमें ज्ञात करनी है भाई। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, और कर्ण का नाम क्या है? AC है। और कर्ण है कितना लंबा? 150 मीटर लंबा है, 150 मीटर लंबाई है। अब आपको इन तीन बिंदुओं को ध्यान में रखना है। क्या क्या? थीटा दिया हुआ है, लंब दिया ज्ञात करना है, और कर्ण दिया हुआ है। जो दिया हुआ है और वो ज्ञात करना मैं लिख दिया मैंने। दिया और ज्ञात करना जो भी है, दोनों भुजाएं किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आती है? 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से मैंने 3 लिखे हैं। तीनों में से जरूर आएगी किसी में। यदि साइन में आती है, लंब और कर्ण साइन में आता है, तो कोशक में भी आएगा। तो आप साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण भी लगा सकते हो, और कोशक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब भी लगा सकते हो। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर, यहाँ साइन थीटा लगा रहा हूँ मैं, कोशक नहीं लगा रहा हूँ। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, क्योंकि यहाँ हमें लंब ज्ञात करना है और कर्ण दिया हुआ है। साइन थीटा हटा दें, थीटा के स्थान पर 45 डिग्री रख दें, और लंब आपके सामने है। लंब का नाम BC का BC लिख दें, या इसको आप H मीटर लिख सकते हो। पीछे मैंने H मीटर लिखा था, और यहाँ भी मैं H मीटर लिख दूँ। H मीटर ये मैंने लिख दिया, और यहाँ मैंने लिख दिया माना, ये लो भाई। और BC को मैंने हटा दिया मैंने, और यहाँ लिख दिया H मैंने,
और कर्ण के स्थान पर मैंने लिख दिया 150। अब साइन 45 डिग्री को हटा दें और साइन 45 डिग्री का मान 1/वर्गमूल 2 रख दें। तो इसको हटाया मैंने, 1/वर्गमूल 2 रख दिया और बराबर h/150। ऐसी स्थिति समीकरण में यदि आ जाती है तो इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा करते हैं, अर्थात वज्र गुणा कर लेते हैं। इसको इससे गुणा किया, वर्गमूल 2 गुणा h और बराबर 150 बराबर 150। पक्षांतरण कर दें, वर्गमूल 2 राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, 150/वर्गमूल 2। पीछे भी मैंने जब त्रिकोणमिति की प्रश्नावली करवाई थी तो आपको यहाँ इंपॉर्टेंट स्टेप आपको बताया था, वर्गमूल का कोई भी पद है वो हर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका मान 1.414 आता है। 1.414 से 150 को यदि हम भाग लगाएंगे हमारा समय खराब होगा। इसलिए जब भी वर्गमूल की कोई संख्या हो उसका परमेयीकरण कर लो, हर का परमेयीकरण करने पर, अर्थात वर्गमूल 2 से गुणा कर देंगे और वर्गमूल 2 से भाग कर देंगे, काटना नहीं है, ध्यान रखिए। 150/2 गुणा किया 150/2 और वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा किया, वर्गमूल 4 आया और 4 का वर्गमूल 2 होता है, यहाँ लिख दो 2 और 2 से 150 काट देंगे, 75 दूआ 150 होता है, अर्थात 75/2 और आगे मीटर जरूर लगाओगे। यदि आप इकाई नहीं लगाओगे तो निश्चित तौर पर आपका 1/4 क्वेश्चन कट जाएगा। तो निश्चित तौर पर आप ये इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर 6 पे आ जाइए। 2 खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर व 14 मीटर है, एक तार से जुड़े हुए हैं। 2 खंभे हैं, एक तो 20 मीटर ऊंचा है और दूसरा 14 मीटर ऊंचा है, एक तार से जुड़े हुए हैं, दोनों के सिरे तार से जुड़े हुए हैं जिनके शीर्ष या नाम आया शीर्ष। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है और तार है वो क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है और हमें तार की लंबाई ज्ञात करनी है। ये सवाल नंबर आपका 6 मैंने स्टॉप करके थोड़ा और फिर से लिखा है। अब ये 2 खंभे बना रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने आपको बताया खंभे होंगे वो जमीन के साथ, ये जमीन बना दी मैंने और दाएं बाएं आगे कहीं भी खींच सकते हो। एक खंभा ये बना दिया और ये खंभे का नाम मैंने अपनी मर्जी से ये भी दे दिया और ये 20 मीटर लंबा बना दिया। खंबे का नाम ए बी है जो 20 मीटर ऊंचा है। दूसरा खंबा क्योंकि इससे थोड़ा नीचा है और वो थोड़ा छोटा दिखा देंगे, जमीन के साथ 90 डिग्री के कोण पे दिखा देंगे। दूसरा खंबा भी जमीन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, अर्थात दोनों खंबे समांतर होंगे। दूसरे खंबे का नाम मैंने सी डी रख दिया और दूसरा खंबा है वो 14 मीटर ऊंचा है, 14 मीटर ऊंचा है। अब अगला स्टेप पढ़े कि दोनों के शीर्ष, 2 खंभों के शीर्ष है वो एक तार से जुड़े हुए हैं, दोनों की ऊंचाइयां तो 20 मीटर और 14 मीटर है। मैंने कहा था ये खंबे का पाद बिंदु कहलाता है, ये खंबे का पाद बिंदु कहलाता है। ये पहले खंबे का शीर्ष है और ये दूसरे खंबे का शीर्ष माने सिरा है या सिर है। ये तार से जुड़े हुए हैं, ये तार है भाई, ये तार है भाई। तार का नाम तय हो गया, 20 AC होगा। ये दोनों तार से जुड़े हुए हैं और इस तार की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। ये तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब ये देखिए, ये क्षैतिज रेखा है या ये धरातल है हमारा भाई, और यहां से यदि मैं इसको इस पे लंब डाल दूं, इस भुजा पर, भुजा कौन सी पर, AC पर मैंने लंब डाल दिया। मुझे कटी हुई लाइन दिखानी चाहिए थी और ये कटी हुई लाइन दिखा देता हूं। और ये मैंने क्या किया, C से AC पर लंब डाल दिया CD, अर्थात ये 90 डिग्री का कोण बन गया। यहां से मैंने लंब डाल दिया और निश्चित तौर पर ये हमारा धरातल है, ये हमारी अब क्षैतिज रेखा हो चुकी है और ये कह रहा है कि क्षैतिज रेखा के साथ ही ये तार 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये हमारी क्षैतिज रेखा थी, धरातल के समांतर थी, ये धरातल यही मान लेते हैं, क्षैतिज रेखा भी यही मान लेते हैं और ये भी हमारी क्षैतिज रेखा प्राप्त हो गई, ये क्षैतिज रेखा। और यहां मैंने ली थी क्षैतिज रेखा। अब तार ये जो कोण बना रहा है C बिंदु पर, ये क्षैतिज रेखा आकर के C बिंदु से आती हुई AB को D पर टकराई, 90 डिग्री के कोण पे टकराई और ये हमारा तार था, ये कोण बनाता है, ये कोण 30 डिग्री का है।
किसके साथ है ये कोण? क्षैतिज रेखा के साथ है ये कोण। पिछले साल से थोड़ा सा डिफरेंट है, एक खंबा 20 मीटर है, दूसरा खंबा 14 मीटर है, दोनों के सिर तार से जुड़े हुए हैं। इस तार की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। यह तार क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज रेखा है जो कि धरातल के समांतर होगी। मैंने कहा था ये धरातल, इसके साथ समांतर रेखा यदि हम खींचेंगे, ये समांतर होगी तो निश्चित तौर पर ये 90 डिग्री का कोण और ये भी 90 डिग्री का कोण होगा, क्योंकि ये दोनों अंतः कोण कहलाते हैं। इनका जोड़ यदि 180 डिग्री है तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। तो यहाँ क्या हुआ, मैंने यहाँ से लंब डाल दिया, इस AB पर लंब का नाम रख दिया मैंने D, और DC लंब रेखा कहलाई और ये क्षैतिज रेखा भी कहलाती है। अब यहाँ 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब हमें इस तार की लंबाई ज्ञात करनी है, अर्थात AC ज्ञात करनी है। थोड़ा देखिए, ये 90 डिग्री का कोण, ये 90 डिग्री का कोण, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण। मैं लिख नहीं पाऊंगा, BD लिख दिया था मैंने, सॉरी ये लिख रहा हूँ यहाँ, मैं लिख नहीं पाऊंगा। BDCE एक आकृति प्राप्त हो रही है और वो ये आकृति प्राप्त हो रही है, ये इस तरह की आकृति है। इसका नाम था B, यहाँ नाम D, यहाँ नाम C, यहाँ नाम E। ये भी 90 डिग्री का कोण, ये भी 90 डिग्री का कोण, ये भी 90 डिग्री का कोण, क्योंकि ये और ये समांतर थे तो ये भी 90 डिग्री का कोण। अर्थात या तो एक आयत होगा या एक वर्ग होगा। ये मैं आयत बोल देता हूँ इसको मैं। अब यदि ये एक आयत हो गया, कौन सा? BDCE यदि एक आयत है तो आयत के आमने सामने की भुजाएं समान होती है, अर्थात CD 14 मीटर है, ये रही 14 मीटर, तो ये भी 14 मीटर होगी, अर्थात EB 14 मीटर होगी। ये बताने के लिए ये लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ क्योंकि जगह कम है, तो EB कितना होगा? 14 मीटर होगी। यहाँ मैं 14 मीटर लिख देता हूँ, ये 14 मीटर लिख दिया मैंने। अब क्योंकि हमारी AB सारी कितनी थी? 20 मीटर थी, AE कितनी रह गई? 20 में से 14 घटा देंगे और ये हमारी 6 मीटर बच जाएगी, AE 6 मीटर हो जाएगी। और यहाँ 20 मीटर मिटा रहा हूँ और ये तीर का निशान लगा करके यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है वो 6 मीटर है, और ये मिटो करके यहाँ सारा लिख रहा हूँ, ये खंबा 14 मीटर लंबा है, सॉरी 20 मीटर लंबा है। ये आपका चित्र प्राप्त हो गया। अब हमें कुछ नहीं, त्रिभुज AEC में त्रिकोणमिति का उपयोग कर लें। कौन सी भुजा दी हुई है और कौन सी ज्ञात करनी है, मैं सारा मिटा दूंगा, केवल त्रिभुज AEC बना दूं और वो यहां बना देता हूं। त्रिभुज AEC बना दिया मैंने और ये बना दिया A और यहाँ E और ये C, और ये हमें ज्ञात करना था, ये तार था, ये 30 डिग्री का कोण था और ये 6 मीटर बची हुई थी, ये देख लीजिए 6 मीटर है, और ये 90 डिग्री का कोण यहाँ भी था। अब हमें इस त्रिभुज AEC में त्रिकोणमिति का उपयोग करके भुजा AC निकालनी है जो त्रिभुज का कर्ण है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो त्रिभुज AEC में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। सारी कहानी यदि मैं बोलूँ तो ये बोल सकता हूँ, माना AB एक खंबा है जो 20 मीटर ऊंचा है तथा CD दूसरा खंबा है जो 14 मीटर ऊंचा है। पहले खंबे के शीर्ष A से दूसरे खंबे के शीर्ष C तक तार बंधा हुआ है, तार का नाम AC है, तार को हम AC द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। उसके बाद क्या किया, रचना भी आप बोल सकते हो, C से AB पर लंब डाला जिसका नाम EC रखा, क्योंकि ये क्षैतिज रेखा है जो कि धरातल के समांतर होगी। अब यहाँ क्या किया, और कोण C 30 डिग्री का होगा, ये दिया हुआ है कि तार है वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। उसके बाद त्रिभुज AEC में आ जाता हूँ। अब आसान हो गया, त्रिभुज AEC समकोण त्रिभुज है भी, त्रिभुज AEC में थीटा कितना, डैश लगा रहा हूँ मैं, थीटा कितना डिग्री दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है। लंब आपके सामने है, कितना दिया हुआ है? 6 मीटर, वो रहा 6 मीटर दिया हुआ है, और यह लिख रहा हूँ 6 मीटर। और कर्ण हमें ज्ञात करना है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है और कर्ण का नाम AC है, तो AC का AC रख देता हूँ। चाहो तो मैं इसको X या Y या Z A B C कोई नाम दे देता हूँ, लेकिन यहाँ मैं क्या कर दिया, AC का AC दे दिया। लंब और कर्ण जिस त्रिकोणमितीय अनुपात में आते हैं उसका चुनाव कर लें। लंब और कर्ण पहले में आता है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, या साइन थीटा ले लें या कोशक थीटा ले लें। अब मैं यहाँ साइन थीटा ले रहा हूँ। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा हटा दें, साइन 30 डिग्री बराबर लंब हटा दें, लंब का मान रख दें 6 मीटर, और कर्ण हटा दें और कर्ण का नाम AC का AC रख दें। अब साइन 30 डिग्री हटा दें और साइन 30 डिग्री का मान
पहले भी आया था 1/2 होता है और बराबर 6/AC, 6/AC। अब वज्र गुणा कर लें, AC को 1 से गुणा किया AC हो जाएगा और 6 को 2 से गुणा किया 12 हो जाएगा, अर्थात AC की लंबाई 12 मीटर होगी। हमारा तार कितना लंबा होगा? 12 मीटर लंबा होगा। ये आपका सवाल नंबर 6 हो चुका है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब मैं 7वें सवाल पे पहुंच रहा हूं भाई। सवाल नंबर 7 देखिए, यदि किसी मीनार के आधार से एक मीनार और उसके आधार से A तथा B, A ग्रेटर देन B, A बड़ा है B से, दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। सवाल को आप अपनी किताब से भी पढ़ लें। एक मीनार है, सवाल का अर्थ ये ज़मीन बना दी मैंने, अच्छा सा सवाल है। इस सवाल जैसा एक सवाल और है, इस ज़मीन पर मैंने मीनार बना दी, मीनार का नाम मैंने ए बी रख दिया और मीनार की ऊंचाई h मीटर मान ली मैंने। यदि किसी मीनार के आधार से A और B दो दूरियां हैं, मीनार के आधार से एक तो A दूरी पर एक बिंदु है, ये मैंने A दूरी ले ली, और यहाँ से यहाँ तक A दूरी ले ली। A इकाई है, कोई मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, और बिंदु का नाम मैंने ले लिया C। ये बिंदु C है, वो मीनार से A दूरी पर है, A बड़ा है B से, और दूसरा बिंदु कोई मीनार के आधार से यहाँ तक मान लेता हूँ, यहाँ से लेकर इसके आधार से B दूरी पर है कोई बिंदु, और बिंदु का नाम रख दिया मैंने D। दो बिंदु है, दोबारा देख ले। मीनार है जो h मीटर ऊंची है, जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। मीनार का आधार बिंदु B है, इसके आधार से सीधी रेखा में, सरल रेखा में C बिंदु है। C बिंदु मीनार के आधार से A इकाई दूर है, मान लिया। इसके बाद बिंदु B आधार बिंदु है, और सीधी रेखा में ही B दूरी पर एक बिंदु, इसी रेखा पर एक बिंदु D है, जिसकी दूरी आधार B से और स्मॉल b दूरी इसकी इकाई है। स्मॉल b का कोई भी मान हो सकता है, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, किलोमीटर, जो भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ a और b अंक गणितीय न लेकर के और बीज गणितीय रूप से इसको प्रकट कर दिया। हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक इसी जैसा एक सवाल हो रहा है, शायद वो 24 नंबर है। ये दोनों सवाल मैं इकट्ठे बता देता हूँ। बिंदु C से क्रमशः, एक तो बिंदु A है, क्रमशः लिखा हुआ है बिंदु A, क्योंकि बिंदु A दूरी वाला बिंदु C है, वो दूर है। जितना दूर जाते जाएंगे उन्नयन कोण ये होगा, यानी मीनार के शिखर को देखेंगे तो नज़रें उठानी पड़ेगी, और ये 30 डिग्री है। ध्यान रखिए, दूर वाला कोण छोटा होता है मीनार के आधार से। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे कोण छोटा, उन्नयन कोण छोटा होता जाएगा। और जो B दूरी पर जो बिंदु था D, और वो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। शिखर से ये 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। ये तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। बहुत अच्छा सवाल है, सारी फॉर्मेलिटी मैं बोल देता हूँ। माना A भी एक मीनार है जो h मीटर ऊंची है। मीनार के आधार बिंदु B से A इकाई दूर बिंदु C है। बिंदु C से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तथा आधार बिंदु B से सरल रेखा में स्थित एक बिंदु D है, जो कि मीनार के आधार से स्मॉल b दूरी पर है। स्मॉल b इकाई भी हो सकती है, और जिससे बिंदु D से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब दो त्रिभुज आपके सामने, दो त्रिभुज बन रहे हैं। वैसे आपको 3 त्रिभुज दिख रहे हैं, लेकिन समकोण त्रिभुज लेने हैं। पहला त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, क्योंकि मीनार जमीन के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। पहला त्रिभुज हो गया A, B और C। दूसरा त्रिभुज हो गया A, B और D। इन दोनों त्रिभुजों में बारी बारी से त्रिकोणमिति का उपयोग करके हम इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं, जिसको हमने h माना है। चाहो तो पहले मैं मिटो देता हूँ, एक त्रिभुज रख लेता हूँ और उसमें त्रिकोणमिति लगा करके और एक समीकरण प्राप्त कर लेंगे, फिर दूसरा त्रिभुज ले लेंगे। मैं एक त्रिभुज मिटो रहा हूँ, ये लो मैंने मिटो दिया। आपके सामने त्रिभुज एक दिख रहा है ABC में, समकोण त्रिभुज, समकोण नहीं लिख रहा हूं मैं, समकोण त्रिभुज नहीं लिख रहा हूं, त्रिभुज ABC में थीटा का मान दे रखा है 60 डिग्री, कोमा लगा रहा हूं क्योंकि जगह कम है यहाँ। लंब आपको दे रखा है h मीटर, मान लिया था हमने, h मीटर लगाएंगे, या h इकाई है, ये कोई भी h मीटर हो गया। मैंने मीटर लिख दिया, h इकाई है दरअसल में, क्योंकि A और B की कोई इकाई नहीं दी हुई है, इसलिए h लिख देता हूँ।
और थीटा का मान 30 डिग्री था, लंब हमारा था थीटा 30 डिग्री, लंब हमारा था h इकाई या h मीटर, और आधार हमारा BC था, भुजा BC। थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, इसलिए BC आधार होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी a इकाई है, इसलिए BC का मान यानी आधार का मान a इकाई होगा। और थोड़ा सा यहाँ लिख रहा हूँ a इकाई न लिख करके a लिख रहा हूँ। अब हमें लंब और आधार जिस त्रिकोणमितीय अनुपात में आते हैं उस त्रिकोणमितीय अनुपात को ले लेते हैं। दिख रहा है लंब और आधार tan थीटा में आते हैं या कोट में आते हैं, या तो tan ले लें या कोट ले लें, लेकिन tan ले रहा हूँ क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा हटाइए, थीटा के स्थान पर थीटा का मान रखिए, tan 30 डिग्री बराबर लंब हटाइए, लंब के स्थान पर h रखिए, आधार हटाइए, आधार के स्थान पर a इकाई रखिए। ये आपके पास tan 30 का मान आपको आता है। tan 30 का मान आप सारणी में देख सकते हो 1/3 और बराबर h बटे a, और यहाँ समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। पहले चित्र की पहली शर्त से हमने ये संबंध प्राप्त कर लिया, इसको समीकरण नंबर 1 रख दिया। अब इसी में हम क्या करेंगे, मैंने कहा मैंने एक त्रिभुज मिटाया था, यहाँ से ये उन्नयन कोण 60 डिग्री का था और ये 60 डिग्री है, ये चित्र अपना ये था। अब ये मिटो देता हूँ और इससे हमें कोई लेना देना नहीं। अब ये लो, अब आपके पास त्रिभुज हो गया ए बी और डी। अब त्रिभुज ए बी डी में समकोण नहीं लिखा है, फिर से मैंने डैश लगा दो। थीटा का मान आपका 60 डिग्री है और लंब हमारा सेम टू सेम वही h मीटर है या h इकाई, कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ। और आधार जो हमारा है वो b यूनिट है या b इकाई है, b दूरी दी हुई है आपके सामने, b दूरी दी हुई है। ये लंब और आधार फिर से tan में आते हैं, तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, बार बार न लिखे चाहिए, डायरेक्ट लिख दें। थीटा हटाइए, थीटा के स्थान पर 60 डिग्री लिखिए, tan 60 डिग्री बराबर लंब हटाइए, लंब के स्थान पर h लिखिए और आधार हटाइए, आधार के स्थान पर स्मॉल b लिखिए। अब tan 60 डिग्री का मान आप जानते हो, आपके सामने सारणी में लिखा हुआ पड़ा है, वर्गमूल 3 होता है। यहाँ वर्गमूल 3 बटे में आप चाहो तो 1 कर दें और बराबर h बटे b। अब वज्र गुणा कर दें, चलो वज्र गुणा करें तो ठीक, न करें तो ठीक, कोई बात नहीं है। समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। अब पहली बार ये आ रहा है किसी भी समीकरण से, किसी 2 समीकरणों से चर का मान ज्ञात करना हो तो या तो विलोपन विधि का उपयोग करते हैं या प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ एक अनोखा उपयोग है और जो आप देखिए 2 जगह आएगा। 7वां क्वेश्चन सेम टू सेम साइज 24 या 23 है, मैंने देखा नहीं है। अब आइए इन दोनों समीकरणों का क्या करें कि हमारा, क्योंकि a का भी हमें पता नहीं है, b का भी हमें पता नहीं है, h का मान हमें ज्ञात करना है, इसलिए समीकरण 1 और 2 अमूमन क्या करते हैं, h का मान उठाया, 1 से उठाया 2 में रखा तो किसी एक का विलोपन हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ हमें h बरकरार रखना है, a और b भी बरकरार रखना है। मैं दोनों समीकरणों को यहाँ दोबारा से लिख रहा हूँ। 1/3 मोस्ट स्टेप है भाई, h बटा a, ये हमारी पहली समीकरण थी। दूसरी समीकरण इसके नीचे लिख रहा हूँ, वर्गमूल 3/1 बराबर h बटा b, ये थी हमारी दूसरी समीकरण। बहुत ही विशेष ये स्टेप आया है भाई। अब क्या करें, h का मान ज्ञात करने के लिए अमूमन क्या करते हैं हम, समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर या 2 से समीकरण 1 में रखने पर यानी प्रतिस्थापन या विलोपन विधि का उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। h का मान हमें ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 और 2 को गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ एक लाइन लिख देता हूँ, समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। गुणा करने का, जोड़ने का, घटाने का नियम क्या होता है समीकरणों का, लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड का गुणा कीजिए और राइट हैंड में राइट हैंड का गुणा कीजिए। तो ऐसा ही कर देंगे, लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड का गुणा कर दो। लेफ्ट हैंड में यहाँ तो 1/3 और गुणा यहाँ है वर्गमूल 3/1 और बराबर राइट हैंड में यहाँ है h बटे में a और गुणा वहाँ ये है h बटे में b। अब हमारा h बरकरार रह गया, वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 काट देंगे क्योंकि गुणा में था, 1 आ गया और इधर h को h से गुणा कर देंगे, h² आ गया और a को b से गुणा कर देंगे, a b प्राप्त हो चुका है।
अब वज्र गुणा कर दो, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, एच स्क्वायर बराबर ए बी। हमें तो एच स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, हमें केवल एच का मान चाहिए, इसका मान चाहिए। स्क्वायर हटा देंगे, वर्ग हटाएंगे, वर्गमूल हो जाएगा, वर्गमूल ए बी, और ये आपका उत्तर होगा। अर्थात मीनार की ऊंचाई वर्गमूल ए बी होगा, अर्थात ए और बी के गुणा का वर्गमूल होगा। मैं दोबारा ये चित्र दोबारा बना रहा हूँ। ये बी इकाई था, यहाँ से यहाँ तक लेकर के ए इकाई था, ये आपका सवाल था। अर्थात मीनार की ऊंचाई, ये दूरी कितना मीटर, कितना सेंटीमीटर, कितना किलोमीटर, और गुणा ये दूरी, दोनों का गुणनफल का वर्गमूल होगा, और ये आपका आंसर होगा। और आपका आंसर नंबर ये है 7, 7 का सी आंसर आएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप थे ये। अब ठीक इसी प्रकार का एक प्रश्न है, वो सेम टू सेम यहाँ ये लिखा हुआ है, 26 नंबर प्रश्न है। मैंने कहा ना या तो 24 है या कोई और, मुझे याद नहीं था, ये 26 नंबर प्रश्न है। मैं इसी सवाल को 26 नंबर प्रश्न बना रहा हूँ, आपके सामने ये सवाल पढ़ रहा हूँ, 26 नंबर सवाल पढ़ रहा हूँ भाई। 26 नंबर सवाल है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु है। यह मीनार, इसके आधार से सीधी रेखा में एक बिंदु तो 4 मीटर पर है, एक बिंदु 9 मीटर पर है। अर्थात बिंदु डी 4 मीटर पर है और बिंदु ए है वो 9 मीटर पर है। ए बड़ा है बी से, अर्थात 9 बड़ा है 4 से। पिछले सवाल में ये लिखा हुआ था कोष्टक में, ए बड़ा है बी से, ए ग्रेटर देन बी। तो ये तो 4 मीटर दूर बिंदु डी था आधार बी से, और बी से ही सी बिंदु की दूरी 9 मीटर थी। उन्नयन कोण क्रम से आपके 30 डिग्री और 60 डिग्री हैं, सेम टू सेम है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। अर्थात हमें ज्ञात करना है कि ये 6 मीटर होगी। सेम टू सेम वही सवाल, सेम यहाँ किसका मान दिया हुआ है, ए का मान, बी का मान दिया हुआ है, ये किसका मान दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है। सेम टू सेम माना ए भी एक मीनार है। एक सरल रेखा में मीनार के आधार से बिंदु डी है जो 4 मीटर दूर है। बिंदु डी का मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी सरल रेखा में बिंदु सी है जो मीनार के आधार से 9 मीटर दूर है। सी का बिंदु ए से यानी शिखर से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये तो माना मैं लिख दिया आपने। उसके बाद त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में मैं यहाँ कर रहा हूँ, मेरे पास जगह पड़ी है। फिर त्रिभुज ए बी डी में, आपके पास दोनों में त्रिकोणमिति लगा रहा हूँ। ये मिटाऊंगा नहीं, ये बाद में मिटाऊंगा। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में थीटा का मान दे रखा आपको 60 डिग्री 30 डिग्री। लंब आपको दे रखा है एच मीटर, और मीटर लगाना। अब आधार आपको दे रखा है 9 मीटर। लंब और आधार फिर से tan मारें, सवाल सेम है भाई। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ h बटे 9। लंब h मीटर है और आधार 9 मीटर है। थीटा भी हटा रहा हूँ, थीटा के स्थान पर मैं 60 डिग्री लिख रहा हूँ, और tan 60 की अब वैल्यू लिख दूँ। वर्गमूल 3 बराबर tan 60 30 था भाई, सॉरी tan 30 था, tan 30 था। tan 30 का मान मैंने रख दिया, tan 30 का मान 1 बटे वर्गमूल 3 और बराबर h बटे 9। ये आपकी पहली समीकरण है। अर्थात मैं हटा रहा हूँ ये 1 बटे 3 बराबर h बटे 1 को हटा दिया, 1 के स्थान पर मैंने 9 लिख दिया और समीकरण नंबर 1 प्राप्त हुआ। समझ गए होंगे। इसी प्रकार ये मिटा दूं, कोई काम नहीं है। इसी प्रकार मैं त्रिभुज ले लेता हूं ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में ए बी सी को हटा करके मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, डी लिख देता हूँ। ए बी डी में थीटा के स्थान पर यहाँ बदल गया, कोण 60 डिग्री हो चुका है। लंब h मीटर है और आधार त्रिभुज ए बी डी मिटा दूँ, त्रिभुज ए बी डी दिखा दूँ केवल। ये लो ए बी और ये बिंदु डी था। थीटा का मान 60 डिग्री, दिए गए कोण के सामने की भुजा लंब होती है और आधार है वो 4 मीटर है। त्रिभुज ए बी डी में थीटा 60 डिग्री, लंब h मीटर वही, और यहाँ आधार होगा वो आपका 6 मीटर होगा। यहाँ आधार आपका 6 मीटर हो जाएगा। tan यहाँ 30 की जगह अब 60 हो जाएगा और यहाँ 6 मीटर हो जाएगा।
और यहाँ भी 6 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ tan 60 का मान बदल जाएगा और वो वर्गमूल 3/1 आ जाएगा। अर्थात समीकरण नंबर हमारी 2 क्या प्राप्त होगी, वर्गमूल 3/1 वर्गमूल 3/1 h/6 h/b को हटा देंगे और 6 लिख देंगे। ये आपका ये सवाल नंबर 26 चल रहा है। हम क्या करें, वही काम करना है। या आपने उतार लिया होगा या ढंग से देख लिया होगा। मैंने क्या किया, दोनों त्रिभुजों में बारी बारी से त्रिकोणमिति लगा दी। अब आइए वही काम करना है। समीकरण 1 और 2 को गुणा करने पर लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड का गुणा कर दिया और राइट हैंड में राइट हैंड का गुणा कर दिया। बटे में यहाँ 9 लगा दूं और बटे में यहाँ 6 लगा दूं, इतना ही चेंज करना है। यहाँ तो मैंने लगा दिया 9 और यहाँ लगा दिया 6। 4 था, 9 और 4 था, यहाँ 4 था, यहाँ लगा दिया मैंने 4, ये 4 इकाई था सॉरी। अब क्या करें, वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट गया, ये आ गया। h को h से गुणा किया h² आ गया, 9 को 4 से गुणा किया 36 आ गया। वज्र गुणा करने पर h को h से 1 से गुणा किया h² आया, 36 को 1 से गुणा किया 36 आया। यहाँ आ जाएगा 36 और ये हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 36 और 36 का वर्गमूल, क्योंकि 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और 36 का वर्गमूल होगा 6 मीटर। और सवाल में ये पूछा था, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी और हमने भी मीनार की ऊंचाई 6 मीटर ही ज्ञात कर दी। अब ये कॉम्पिटिटिव कोई सवाल आ जाए तो आप किसी भी तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हो। मान लेता हूँ कि ये जो बिंदु है 8 मीटर था और फिर मान ले या 10 मीटर मान लेता हूँ, 10 मीटर, और ये मान लेता हूँ दूसरा बिंदु 5 मीटर मान लेता हूँ। तो आपसे पूछे मीनार की ऊंचाई क्या होगी, आपको मौखिक उत्तर देना है 5 गुणा 10 का वर्गमूल 50 का वर्गमूल, अर्थात वर्गमूल 50 हो जाएगी। कोई और परिवर्तित कर दे तो यहाँ याद रखना है वर्गमूल AB, अर्थात इस पाद बिंदु से बिंदु C कितना दूर था, इस पाद बिंदु से बिंदु D कितना दूर था, दोनों का गुणनफल का वर्गमूल इसकी ऊंचाई के बराबर होगा। ये आपका सवाल मैंने 26 नंबर करवा दिया है। अर्थात एक सवाल जैसे 2 सवाल थे ये। अब इसके बाद अगला सवाल आइए।